हेलो डियर, गुड इवनिंग। और एक बार फिर मैं राजकुमारी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, आज इसी के साथ हम अपने जीएस का एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी हम बात करें, जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर यहाँ पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं, उसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो हमारा प्राचीन विश्व है उसकी शुरुआत हम कहें तो कहाँ से हुई थी। लेकिन उसको देखने से पहले यहाँ पर एक टर्म आता है जो हमारा यूरोसेंट्रिक। अब ये जो हमारा यूरोसेंट्रिक है, ये एक प्रकार से हम कहें तो जो यूरोप महाद्वीप है हमारा, तो यूरोप का ये एक दावा है कि जो भी हमारे यहाँ पर प्राचीन हम कहें तो उपलब्धियां हुई हैं, भौतिक हो या वैचारिक हो, वो यूरोप से हुई हैं, ऐसा यूरोप का मानना है। और उसके बाद से ये विश्व में फैली हुई है। लेकिन हम कहें तो यहाँ पर हमारी इसके विषय में, यूरोसेंट्रिक के विषय में असहमति है। इसके पीछे का जो कारण है, आखिर हम यूरोप को इन सबका हम कहें तो बीज क्यों माने? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो भी हमारे यहाँ सभ्यताएं आई हैं, अगर ये कह रहा है कि सबसे पहले हम सभ्य हुए हैं, तो यहाँ पर हम अगर देखें भी तो जो भी हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी, आप देखेंगे एशिया में बहुत सारी सभ्यताएं थी। जैसे आप पश्चिम एशिया में देखेंगे हमारी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसी तरह आप इसके पहले तो चीन की सभ्यता भी आ चुकी है। वहीं पर हमारी अमेरिका की सभ्यता की बात करें तो ये किस बेस पे कहता है कि ये यूरोसेंट्रिक है, अर्थात ये सबसे पहले सभ्य हो चुका था और जो भी यहाँ पर उपलब्धियां हैं वो यहाँ से पूरे विश्व में फैली हुई है। तो यही हमारी यहाँ पर असहमति है कि हम अगर बात करें सभ्यताओं की, तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे पश्चिम एशिया में एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी समय हमारा जो अफ्रीका की एक सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता या हम कहें तो हड़प्पा सभ्यता। ये तीनों लगभग समकालीन सभ्यताएं हैं। और इसी के कुछ समय बाद हमारी आई थी जो चीन में, चीन की सभ्यता। और जिस सभ्यता की बात हमारा ये यूरोप करने वाला है वो है हमारी यूनान की सभ्यता। उसके पहले आप देखेंगे जो हमारा लैटिन अमेरिका है, वहां पर एक सभ्यता आई थी, माया सभ्यता। तो इतनी सारी सभ्यताएं तो हमारी यूरोप के पहले ही आ चुकी हैं, फिर भी इसका दावा है कि जो भी हमारा है यहाँ पर यूरोप से सब कुछ यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ये हमारे यूरोप का मानना, और इसी रीजन से हम कहें तो हमारे यहाँ असहमति है। ये तो सभ्यताओं की बात हो गई। अब अगर हम यहीं पर साम्राज्य की बात करें कि चलिए हम सभ्यता को मान लेते हैं कि जैसे तुम्हारे यहाँ है, फिर भी हम साम्राज्य की बात करते हैं। तो साम्राज्य में आप देखेंगे यहाँ पर भी इसका मानना है कि सबसे पहले यहाँ पर साम्राज्य आया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ईरान में साम्राज्य हमारा बना था, जिसे हम कहते हैं ईरानी साम्राज्य या फिर अखमीनी साम्राज्य। और तो और जो भी हमारे यहाँ पर यूरोप में हम कहें तो जो पुनर्जागरण हुआ है, उसमें भी हमारी पूर्वी सभ्यताओं का ही योगदान है। तो ये तो हो गया हमारा जो यूरोसेंट्रिक था उसका क्या अर्थ है, और हमने जो असहमति जताई है वो किस कारण से। अब इसके बाद कहें हम जो हमारा प्राचीन विश्व है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो यहाँ आप देखेंगे एक आता है हमारा प्रस्तर काल, या हम कहें तो जो भी हमारा पाषाण काल आता है, प्रस्तर युग। इसमें भी हमारा सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। ये सब तो हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा पाषाण काल। इसमें आप अगर मानव जीवन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो प्रोसेस हमारी चलती थी। एक तो हमारा था शिकारी, या हम कहें तो शिकार, और दूसरा था संग्रहण, जिसे हम कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल की विशेषताएं थी। इसके बाद हमारा आता है नवपाषाण। इसके बीच में हमारा एक मध्य पाषाण भी आता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ पर पूरा पाषाण के बाद आता है नवपाषाण काल। और इसमें आप देखेंगे इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आप देखेंगे जो पश्चिम एशिया में हमारे कुछ आज देश बहुत ज्यादा ही चर्चा में है। जैसे इसमें आएगा हमारा फिलिस्तीन, इजराइल, इन सब जगहों से हुई थी। तो जैसे यहाँ पर हमारा चल रहा था शिकार और संग्रहण पर, तो यहाँ हमारा उत्पादन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये था हमारा नवपाषाण काल। अब इसी के बाद यहाँ पर मानवों ने एक धातु की खोज की थी, जिसे हम कहते हैं तांबा। तांबा में आप देखेंगे जब तांबा की खोज हो जाती है
तो उसके बाद जो हमारी यहाँ पर एक युग आता है उसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ये हमारा धातु की यहाँ पर खोज हो जाती है। ये यहाँ देखेंगे जब तांबे में टिन को मिलाया गया तो एक मिश्रित धातु बनी जिसे हम कहते हैं कांस्य। कांस्य युग में ही हम कहें तो इसी में जो हमारा कांस्य जब बना तो कुछ यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यताएं भी आई हैं और उसी में हमारी जो अभी हमने समकालीन सभ्यताएं देखी थी अपनी, जिसमें हमारा आता है जो अफ्रीका में हमने बात की मिस्र की सभ्यता और दजला फरात नदी के किनारे जो भी ये जितनी भी हमारी सभ्यताएं आती हैं, पहले नंबर तो नदियों के किनारे थी ताकि वहां पर जलापूर्ति की जा सके। तो यहाँ आप देखेंगे जो हमारी मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे हुई और जो हमारी यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला फरात नदी के किनारे, और वही हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो तो सिंधु नदी के किनारे हुई थी। तो ये हो गया हमारा सभ्यताओं के बारे में। उसके बाद जो भी हमारा चीन सभ्यता और माया सभ्यता। तो ये हो गया हमारा जो हमारी कांस्य युगीन। अब इसके बाद एक और धातु की खोज होती है जिसे हम कहते हैं लोहा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये कहा जाता है कि लोहे की खोज जो है बहुत बाद में हुई थी, तो लोहे की खोज तो हो चुकी थी लेकिन हम उसका औजार नहीं बना पा रहे थे। तो रीजन इसका जो था, क्योंकि जो लोहा होता है इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, तो इसे हमारे पास जो भी था इसके गलाने की विधि नहीं थी। वहीं पर जो हमारा कांस्य है इसको हम आसानी से गला सकते थे, इसीलिए इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन जो हमारा लोहा था इसका हम चूंकि गलनांक कम है तो बहुत ज्यादा था, इस कारण से इसे यूज में नहीं लेते थे। अब यहाँ पर जब हमारा ये लोहे का हम कहें तो प्रचलन हो जाता है तो यहीं से हमारे नए नए साम्राज्य हम कहें तो स्थापित हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा साम्राज्य आता है, जो भी हमने बात भी की थी ईरान का, ईरानी साम्राज्य हम उसे कहते हैं अखमीनी साम्राज्य। तो यहाँ सबसे पहले अगर अखमीनी साम्राज्य देखें, ये आपने नाम भी सुना होगा, एक शासक थे डेरियस, जिनके अधीन ही ये हमारा जो अखमीनी साम्राज्य है ये काफी ज्यादा विस्तृत हुआ था। जो हमारा पहला है वो है अखमीनी साम्राज्य, या इसे हम कहते हैं ईरानी साम्राज्य। अब यहाँ आप देखेंगे एक शासक थे हमारे डेरियस, जो कि ईरान के थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा ही विस्तार किया था। इसमें आप देखेंगे जो हमारा यूरोप से लेकर के यहाँ पर दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर ये मध्य एशिया होते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच गए थे। वहीं आप देखेंगे जो हमारे महाजनपद थे 16, उसमें से 2 हैं हमारे, एक है कंबोज और दूसरा है गांधार। ये दोनों हमारे जो महाजनपद थे वो भी इनके नियंत्रण में आ गए थे। तो इस तरह से इनका साम्राज्य बहुत ज्यादा ही विस्तृत हो चुका था। अब इसके बाद इतना विस्तृत तो हुआ, लेकिन आप देखेंगे आगे चलकर इसका जो है विघटन हो जाता है, हम कहे तो ये एक तरह से इसका पतन हो जाता है। उसी के बाद आता है हमारा सिकंदर का साम्राज्य। तो सिकंदर का साम्राज्य जो था उसकी नींव तो रखी थी उनके पिता फिलिप जी ने। सिकंदर का साम्राज्य। अब यहाँ पर जो सिकंदर का साम्राज्य है ये आप देखेंगे जो इसका आधार था वो मकदूनिया से था, और जो भी स्टार्ट किया था सिकंदर के पिता फिलिप ने। इन्होंने सर्वप्रथम जो हमारा यूनान है, हम कहते तो यूनानी नगरों को जीत लिया। इसी कारण आप देखेंगे नहीं तो यूनान भी हमारा एक साम्राज्य बनकर के उभरता, लेकिन चूंकि फिलिप जी ने इसे जीत लिया था तो इसी कारण से हमारा जो यूनान साम्राज्य था वो बनने से पहले ही कहे तो टूट गया। तो यूनानी नगरों को इन्होंने जीता और उसके पश्चात अब इसका जो विस्तार शुरू करेंगे वो सिकंदर शुरू करेंगे। तो इस तरह से पहले इन्होंने जितना जीता था, और जो भी हमारा ईरानी सभ्यता जो बची हुई थी अभी उसका जो भी विघटन के बाद अंश बचा हुआ था उसको आप देखेंगे सब कुछ जीतते हुए ये पहुंच जाते हैं भारत, और वहां पर पहुंचते हैं सिंधु नदी के पास। तो आपने सिंधु नदी और एक झेलम नदी के बीच में एक शासक का नाम सुना होगा, आमभी। जब यहाँ पर सिकंदर पहुंचते हैं तो आमभी जो है ये बिना हम कहते युद्ध किए ही सिकंदर के समक्ष अपना समर्पण कर देते हैं। और उसी के पश्चात आते हैं हमारा जो झेलम नदी के बाद यहाँ आप देखेंगे सिंधु से झेलम, उसके बाद यहाँ पर आएंगे झेलम से चिनाब के बीच में एक बहुत ही प्रतापी शासक जिसे हम कहते हैं पोरस।
जिन्होंने सिकंदर से बहुत ज्यादा ही लोहा लिया, एक तरह से हम कहें तो इन्हें ढंग से दिखा दिया कि युद्ध क्या होता है, लेकिन तभी भी ये हमारे पुरज़ी जीत नहीं पाए थे, सिकंदर के समक्ष ये हार गए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो सिकंदर उन्होंने भी पोरस के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक शासक के साथ करता है। तो यहाँ पर पोरस भी हार गए। उसके बाद जहाँ हम चिनाब देखे हैं, चिनाब के बाद आती है रावी नदी। तो चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र था वो पोरस के हम कहें तो भतीजे थे, उनको भी यंगर पोरस ही एक तरह से थे, तो उनको भी हमारे सिकंदर जी ने हरा दिया। हमारे क्या मतलब सिकंदर जी ने पोरस को भी हरा दिया। और उसके बाद में फिर अब आता है हमारा, जीते जीते ये ब्यास नदी तक पहुंच गए, लेकिन वहीं से आगे जो था हमारा नंद वंश के जो शासक थे, घनानंद जी का शासन था। तो अब यहीं पर इनकी सेना ने, सिकंदर की सेना ने वहां पर समर्पण किया कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इनके बारे में, क्योंकि जो भी इनकी सेना थी सिकंदर की, वो घनानंद के बारे में इतना ज्यादा सुन चुकी थी कि बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही प्रतापी हैं, इस कारण से उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उस टाइम जो सिकंदर उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट भी किया अपनी सेना को, लेकिन तभी भी उन्होंने आगे बढ़ने से एकदम इनकार कर दिया। तो जब उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो सिकंदर अकेला कर भी क्या सकता था, वो वहीं से लौट जाता है। लौटते वक्त वो क्या किया, अपनी जो सेना थी उसको दो भागों में डिवाइड किया। एक को जो अपने सेनापति नियारकस और दूसरी सिकंदर स्वयं, अर्थात हम कहते एक जो सेना बटी उसका लीडर था नियारकस और दूसरे का सिकंदर। ये जल मार्ग से होते हुए लौट जाते हैं और ये थल मार्ग से जा रहे थे, अर्थात तुम कहे तो स्थल मार्ग से होते हुए जा रहे थे। तो वहीं आप देखेंगे जब सिकंदर पहुंचते हैं बेबीलोन में, तो 323 ईसा पूर्व में इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से सिकंदर का साम्राज्य भी 3 भागों में टूट जाता है। उसी में से एक भाग आप देखेंगे जो सेल्यूकस थे उनको मिला था। ये था हमारा सिकंदर का साम्राज्य। अब इसके बाद आता है रोमन साम्राज्य। रोमन जो कि हमारे हम कहे तो यूरोपीय, एक तरह से यूनानी पहले साम्राज्य बनने वाला था, लेकिन वो बनने से पहले ही टूट गया। तो वहां पर हमारा आता है एक रोमन साम्राज्य। हम इसके बाद देखते हैं जो हमारा रोमन साम्राज्य है। अब यहाँ पर हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो जैसे हमारा जो यूनानी नगर था वो फिलिप ने जीत लिया था, तो वहीं पर अगर हम कहें यूनानी की दृष्टि जो थी अगर वो बौद्धिक थी, तो रोमन लोगों की दृष्टि जो थी वो व्यवहारिक थी। इसी कारण से इनके साम्राज्य के बहुत ज्यादा विस्तार भी होता है। वहीं आप देखेंगे जो पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका के पास एक साम्राज्य था, कार्थेज का साम्राज्य। कार्थेज का साम्राज्य ये भी अपने आप में काफी ज्यादा हम कहें तो महत्वपूर्ण था, लेकिन क्योंकि इन दोनों की बहुत ज्यादा ही दुश्मनी रहती थी, हमेशा युद्ध होता रहता था, लेकिन रोमन साम्राज्य ने इसको भी अपने में विलीन कर लिया। इस कारण से इसका रोमन साम्राज्य में विलय हो गया। अब रोमन साम्राज्य इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि इसे हम कहें तो 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो एक था हमारा पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और दूसरा था पूर्वी रोमन साम्राज्य। जो हमारा पश्चिमी था, इसकी राजधानी थी रोम और इसकी थी कुस्तुनतुनिया। यहाँ आप देखेंगे जो हमारी पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, रोम जिसकी राजधानी है, उसी के ऊपर एक हमारा राज्य था, हम कहें तो राज्य क्या राष्ट्र था, जो भी था, राष्ट्र उस वक्त बना नहीं था, इसलिए राज्य था जर्मन राज्य। तो वहां आप देखेंगे कुछ जनजातियां रहती थी, तो वो आक्रमणकारी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने लगातार पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस कारण से इसका बहुत जल्दी विघटन हो गया, लगभग 476 ईसा पूर्व में इसका विघटन हो गया, हम कहते इसका पतन हो गया। लेकिन जो हमारा ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये आप देखेंगे लगभग 1000 आगे वर्ष तक चला था, 1000 वर्ष आगे तक चला था। और आप देखेंगे आगे चलकर के जब हमारा 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, तब ये जाकर के इसका विघटन होता है या इसका पतन होता है। तो इस तरह से ये हो गया रोमन साम्राज्य। तो यहाँ हमने 3 साम्राज्य, बड़े साम्राज्य देख लिए। एक था हमारा अख्मिनी, दूसरा था सिकंदर का साम्राज्य और तीसरा था रोमन साम्राज्य। जिस टाइम यूरोप में रोमन साम्राज्य हम कहें तो स्थापित हुआ था, उसी टाइम हमारे भारत में एक साम्राज्य आया था जिसे हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य भी अपने आप में काफी बड़ा था। तो उसे हम देखते हैं उतना रोमन जितना नहीं था, लेकिन हाँ अपने हम कहते जितना भी था एरिया उसका काफी विस्तृत था। अब देखते हैं हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, ये है हमारा मौर्य साम्राज्य।
जैसा भी हमने कहा कि जो हमारा ये रोमन साम्राज्य था यूरोप में, उसी के समकालीन हमारा भारत में मौर्य साम्राज्य था। इसके अगर हम कहें तो विस्तार की बात करें तो ये हमारा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में जो कर्नाटक है हमारा, उसमें ब्रह्मगिरी तक फैला हुआ था। ये था हमारा मौर्य साम्राज्य। ये जो मौर्य साम्राज्य है, इतना रोमन साम्राज्य इतना तो प्रभावशाली नहीं था, लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा ही विस्तृत था। और इस कारण से इसका जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में इसका विघटन हो जाता है। और इसके पश्चात हमारे जो हम गए तो मौर्योत्तर काल में अनेक राज्य स्थापित हो जाते हैं, और उसी में से दो राज्य निकल करके साम्राज्य के हम कहें तो साम्राज्य बनने लायक हो जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला था कुषाण और दूसरा है सातवाहन। इसमें से जो हमारा कुषाण था ये काफी ज्यादा ही विस्तृत था। तो इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो ये हमारा पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत में बनारस तक फैला हुआ था। इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक सिल्क रूट जाता था, रेशम मार्ग, उसके एक भाग पर इसका कब्जा था, हम कहें तो नियंत्रण था। ये था हमारे कुषाण जो साम्राज्य था उसकी विशेषता। इसी के बाद हमारा चीन में आती है एक सभ्यता जिसे हम कहते हैं हान सभ्यता। ये है चीन की सभ्यता, हान साम्राज्य, सॉरी सभ्यता नहीं, हान साम्राज्य। तो इसका भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसीलिए है क्योंकि जो ये सिल्क रूट जाता था इस पर हान साम्राज्य का भी नियंत्रण था। तो ये जो हमारा सिल्क रूट जा रहा था रेशम मार्ग, इस पर भी इसका नियंत्रण था। और ये लगभग जो चला हुआ था हमारा, इसका हम कहें तो काल जो था वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसा पूर्व के मध्य तक लगभग 400 वर्षों तक अस्तित्व में था जो हमारा हान साम्राज्य था। तो ये हो गया हमारे जो भी साम्राज्य की बात हुई। अब इसमें साम्राज्य में जो भी हमने देखा है, जिसमें हमारा था अखमीरी साम्राज्य, बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा इसमें था पहला ईरानी साम्राज्य जिसे कहते हैं अखमीरी साम्राज्य, दूसरा था सिकंदर का साम्राज्य, तीसरा था हमारा जो रोमन साम्राज्य, 4 नंबर पे मौर्य साम्राज्य, उसके बाद हमारा कुषाण और हान साम्राज्य। तो ये हो गए हमारे जो भी साम्राज्य थे। अब इसके बाद जो भी हमें देखना होगा सभ्यता होगी या जो भी हमारे इसके आगे का टॉपिक होगा वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।